हे एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर विद राकेश चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम एक सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश सेक्शन के, वो सब मैं सेशन वाइज आपको सॉल्व करा रही हूँ, शिफ्ट वाइज। तो हम 1 और 2 दिसंबर की सभी शिफ्ट को एनालाइज कर चुके हैं। उनके सारे सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, एक बार आप उनको भी देख सकते हैं। और आज के सेशन में हम 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कोलोकेशन। क्वेश्चन है ये, मोटरिस्ट कॉमिटिंग दिस इन्फ्रैक्शन आर डैश फाइंड। ठीक है, मोटरिस्ट होता है ए ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल, किसी व्हीकल के ड्राइवर को मोटरिस्ट बोलते हैं। वो कमिट कर रहे हैं दिस इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन होता है वायलेंस ऑफ अ लॉ, किसी लॉ का वायलेंस, नियम कानून को भंग करना, ठीक है, ब्रेक करना, वायलेंस ऑफ अ लॉ, जिस कारण उन्होंने वायलेंस किया इस लॉ का, इस पनिशमेंट में दे आर फाइंड। ठीक है, उनको फाइन किया गया। फाइन फिलअप का क्वेश्चन है, कैसा फाइन? होली, हार्डली, स्लोली, हैविली, चारों ऑप्शन है। एप्रोप्रिएट जो वर्ड रहेगा वो फिलअप करना है इधर। ठीक है, देखो, होली का मतलब होता है एंटायरली, होली का मतलब होता है एंटायरली यानी कि पूर्णतः, पूरी रूप से। हार्डली होता है इन अ हार्श मैनर, इन अ हार्श मैनर और अ सीवियर कंडीशन कह सकते हैं। स्लोली होता है नॉट क्विकली, एट अ लो स्पीड, एट अ लो स्पीड, धीमी गति से कह सकते हैं, एट अ लो स्पीड। हैविली होता है इन अ लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट यानी कि ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो जो फाइन है वो लार्ज अमाउंट में, हैविली। ठीक है, हैवी फाइन उनको लगाया गया है क्योंकि उन्होंने वायलेशन किया है लॉ का, इसलिए उनको हैविली फाइन किया गया। ठीक है, जो 4th ऑप्शन है वो राइट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए, ईडियम है फेयर एंड स्क्वेयर, ये ईडियम रहेगा। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है इन अ ऑनेस्ट वे और विदाउट डाउट, जिसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, जो बिल्कुल फेयर है। फेयर एंड स्क्वेयर मतलब ऑनेस्टली। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट है, आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। देखिए, ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इसमें एरर बताना है कहाँ पर है। ठीक है, देखिए, यूज्ड टू जो प्रपोजिशन है ना, यूज्ड टू, ये पास्ट के किसी कहते हैं ना टाइम टेबल के लिए और सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, पास्ट किसी हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की एबिलिटी की, कि जब वो यंग था वह रिवर को क्रॉस कर सकता था, क्रॉस कर लेता था। ठीक है, तो यूज टू नहीं, यहाँ पे कुड का यूज होगा, कुड, बिकॉज जो कुड है, COULD, कुड है जो, इसका मतलब ये किस चीज को रेफर डिनोट करता है? पास्ट की किसी एबिलिटी को, कि जब मैं यंग था, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, तो कुड स्विम हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। इन ऑप्शंस में जो भी अंडरलाइन पोर्शन है, अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन, इसके ये सेगमेंट वाइज यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि किस में एरर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। ठीक है, सीजन के दौरान, इसमें कोई एरर नहीं है, ड्यूरिंग द सीजन बिल्कुल सही है। आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। देखिए, आई हैव, मैंने नहीं खेला कोई भी गेम, एनी गेम। ठीक है, गेम क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, गेम काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा गेम्स, इसको प्लूरल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एनी, एनी क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, एनी प्रोनाउन है,
और गेम एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन क्या हो सकती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। गेम्स हो जाएगा, प्लूरल में शो करेंगे। एनी गेम्स ऑफ साइड दिस ट्रैक। ऑफ साइड का कोई यहाँ पे मीनिंगलेस है बिल्कुल, ऑफ साइड नहीं, यहाँ पर होगा ऑन दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ही ये अपना रॉन्ग है, इसको ठीक करेंगे। क्योंकि देखो थर्ड ऑप्शन में आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड। ऑफ साइड का मतलब होता है कि इस ट्रैक के अलावा, इस ट्रैक के परे हमने कोई भी सीजन के दौरान गेम नहीं खेला है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी डिसाइडेड टू डैश एज वी वर मिसिंग हिम अलॉट। देखिए, गिव अ विजिट, टेक अ विजिट, ब्रिंग इन अ विजिट, पे हिम अ विजिट, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। एंड पे हिम अ विजिट क्या होता है, टू मीट समवन, किसी से मिलने जाना, किसी से मिलना। वे डिसाइड करते हैं टू पे हिम अ विजिट एज वी वर मिसिंग हिम अलॉट, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थे, इसलिए वो उससे मिलने जाते हैं, उसको विजिट देते हैं, मतलब उनके पास मिलने जाते हैं, पे हिम अ विजिट। तो फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लतिका सैड टू हिम, आई गोट अ हैफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन। देखिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट फॉर्म में दिया है लतिका सैड टू, सैड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, क्योंकि पास्ट में है। लतिका टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज होगा, ठीक है। आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, लतिका, लतिका एक फीमेल सब्जेक्ट है और इसके लिए हम शी का यूज करेंगे, ठीक है। शी गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनेट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। शी हैज़, तो यहाँ हैज़ नहीं हैड का यूज होगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। लतिका टोल्ड हिम दैट शी इज का भी यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा। इसमें भी हैज़ है, ये भी नहीं होगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट रहेगा। लतिका टोल्ड हिम दैट शी हैड गोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एज अ मीडिएटर काम करते हैं, ठीक है। मीडिएट्स करते हैं उसको, उनको क्या बोलते हैं, नेगोशिएटर, दैट्स कॉल्ड नेगोशिएटर, ठीक है। देखिए, इक्वलाइजर का मतलब होता है, इक्वलाइजर होता है समथिंग दैट इक्वल पीपल और समथिंग, किसी मतलब किसी पीपल और तुलनात्मक, जिसको कहते हैं तुलना करते हैं, इक्वल बनाते हैं किसी समथिंग और किसी पीपल को, ठीक है। किसी चीज को और आदमी में जो इक्वल करने का जो काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड इक्वलाइजर। सॉलिसिटर होता है अ लीगल प्रैक्टिशनर, वकील कह सकते हैं हिंदी में। एंड पैसिफायर होते हैं जो पैसिफाई करते हैं किसी सिचुएशन को, पीपल और समथिंग, दैट पैसिफाई एनी पीपल और समथिंग, ठीक है, किसी को संवेदना देना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड पैसिफायर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है अ डीप डिजायर टू डू समथिंग, ठीक है। जो एक डीप डिजायर है कुछ करने की, महत्वाकांक्षा जिसको बोल सकते हैं, अ डीप डिजायर टू डू समथिंग, जिज्ञासु होना, ठीक है, महत्वाकांक्षी होना, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, कुछ करने की जिज्ञासा। तो इसका एंटोनिम बताना है। एम्बिशन का एंटोनिम हो जाएगा इंटेंट। देखिए, इंटेंट का मतलब होता है और डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, किसी चीज कुछ करने का इरादा करना, ठीक है। डिटर्मिनेशन इरादा कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। एंग्जाइटी होता है फियर, फियरफुल, फियर या फिर डर, किसी चीज की एंग्जाइटी होना। ऑब्जेक्ट होता है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट वस्तु के लिए यूज किया जाता है। एंड लेजीनेस होता है डल, इनएक्टिव, इनएक्टिवनेस, ठीक है।
तो इसका एम्बिशन होता है डीप डिजायर, कुछ करने की इच्छा, मतलब महत्वाकांक्षी होना, एंड लेजीनेस इसका एंटोनियम हो जाएगा, बिकॉज इसका मतलब होता है डल. Select the most appropriate synonym of the word stagnant from the following sentences. Stagnant word का synonym बताना है. Stagnant means होता है not moved, जो move नहीं करता, एक जगह पर जो स्थिर है उसके लिए stagnant का यूज किया जाता है. एंड इसका synonym रहेगा motionless, जो move नहीं करता, don't move, motionless. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा. 10th क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट appropriate ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. अंडरलाइन सेगमेंट है लास्ट बिफोर ईयर शर्ले गोट वेरी गुड ग्रेड्स. लास्ट बिफोर ईयर, तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर में दिया गया है. इसको हम चेंज करेंगे, ईयर से पहले दी का यूज होगा, द ईयर बिफोर लास्ट, कि वो ईयर लास्ट वाले से बिफोर वाला जो ईयर है उसमें शर्ले ने वेरी गुड ग्रेड्स प्राप्त किया. ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट रहेगा. सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. एक्टिव फॉर्म में दिया गया है सेंटेंस द न्यू ओनर हायर्ड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स. ठीक है, एक्टिव फॉर्म में दिया है, इसकी पैसिव फॉर्म सिलेक्ट करनी है. द न्यू ओनर हायर्ड, वो आपकी सेकेंड फॉर्म का यूज है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर. तो हम ऑब्जेक्ट से उठाते हैं इसको, जब हम चेंज करते हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स. लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स ये चेंज हो जाएगा वॉज वर में. वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. ठीक है, सर्वर वर हायर्ड बिल्कुल सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय द न्यू ओनर. ये हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर चेंज होके इधर आएगा बाय द न्यू ओनर. तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट फॉर्म में है. सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर. आई हर्ड, देखिए रॉकस, ये जो वर्ड है इसकी करेक्ट जो इनकरेक्ट स्पेलिंग कंटेन स्पेलिंग एरर. सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, जिस जो बिल्कुल सही है वो स्पेलिंग हमने चूज करनी है. रोकस की स्पेलिंग होती है RAUCOUS. रोकस की स्पेलिंग फोर्थ ऑप्शन वाली जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही रहेगी. एंड रोकस का मतलब होता है डिस्टर्बिंग वॉइस, हाई वॉइस कह सकते हैं. ठीक है, जो ज़्यादा कर्कश आवाज़ जिसको हिंदी में बोलते हैं उसके लिए रोकस यूज़ किया जाता है. 13 क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. ब्रैकेटेड वर्ड है वॉइड. देयर इज अ ह्यूज जनरेशन डैश बिटवीन अरुण एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स. एक ह्यूज जनरेशन, वॉइड क्या होता है? गैप. एक ह्यूज जनरेशन है. ठीक है, एक ब्रेक है, एक इंटरवल है दोनों की जनरेशन में, एक बड़ा गैप है. अरुण और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में एक बड़ा गैप है. ठीक है, ये बताया गया है इसमें. ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस होती है जो लॉन्ग एस्टेब्लिश कस्टम्स होते हैं, जो पुराने परंपराएं होती हैं उनके लिए ट्रेडिशन का यूज़ किया जाता है. एंड मेमोरी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करने के लिए. ठीक है, एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस जो हमें संबंधित रखता है किसी भी फिजिकल और मेंटली अपने इवेंट से. ठीक है, जो इवेंट्स हमें फिजिकली याद हैं, मेंटली याद हैं, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस. 14th क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस. द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड. देखिए पेरिल्स होता है, पेरिल्स इसका क्या बताना है? सिनोनिम बताना है इस वर्ड का. देखिए डिलाइट्स, डिलाइट्स होता है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी यानी सेटिस्फैक्शन. ठीक है, डिलाइट्स. बेनिफिट्स होते हैं एडवांटेज बोल सकते हैं, किसी चीज का लाभ, बेनिफिट्स. ठीक है, हजार्ड्स होता है और रिस्क. ठीक है, कोई भी रिस्क को बोलते हैं हजार्ड. और ह्यूमिलिएशन होता है टू बी वेरी अशेम्ड.
ठीक है, अपमान जिसको कहते हैं, ठीक है, ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा, द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको। इस स्मोकिंग टोबैको स्मोकिंग की जो भी पेरिल्स है यानी कि रिस्क हैं, जो भी हजार्ड्स हैं, वो कैन नेवर बी इग्नोर, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पेरिल्स का जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा हजार्ड्स, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई एम बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर। मैं यहाँ पिछले 10 साल से वर्क कर रहा हूँ, यानी कि पास्ट की कोई इवेंट है वो अभी कंटिन्यू है प्रेजेंट में भी। तो वो ये जो सेंटेंस है ये हमारा शो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है ये, एंड उसकी जो आइडेंटिफिकेशन रहती है वो रहती है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड जो भी टाइम यूनिट होता है, जैसे ईयरली दिया है या मंथली दिया है, उसके लिए सिंस 4 का यूज करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सही है, बट यहाँ पर एम का यूज नहीं होगा, बिकॉज ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है, इसके अकॉर्डिंग हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर आई हैव बीन, यहाँ पर एम के प्लेस पे हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर, मैं पास्ट 10 ईयर से यहाँ पर वर्किंग हूँ, ठीक है। 16th क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Seeing my messy room, my mother taught me to keep everything in order. Now my room is dash. देखिए ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इनमें से एक को यहाँ पे फिल करना है जो इसका एक मीनिंगफुल ऑर्डर में रहे। ऑन डिमांड होता है बिल्कुल टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑफ नो अवेल होता है विदाउट एनी रिजल्ट्स, विदाउट एनी सक्सेस कह सकते हैं, विदाउट एनी सक्सेस और इफेक्ट। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट क्लीन, ठीक है। एंड हाई एंड ड्राई होता है विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प सोर्स कह सकते हैं। जब मेरी माँ ने मैसी, इसमें कहा गया है कि जब मेरी माँ ने मेरे रूम नहीं, सीइंग माई मैसी रूम, मेरे मैसी रूम को देखने के बाद, मैसी रूम होता है अस्त व्यस्त, जहाँ पे सामान इधर उधर पड़ा है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। मेरे मैसी रूम को देखने के बाद मेरी माँ ने मुझे टॉट मी, मुझे सिखाया टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, कि सब चीज़ों को कैसे ऑर्डर में रखना है। और नाउ अब मेरा रूम स्पिक एंड स्पैन है, मेरा रूम अब नीट और क्लीन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 17th क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए देयर इज अ होल वर्ड, एक ये सेगमेंट रहेगा, आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आईज। इन चारों सेगमेंट में से जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। देयर इज अ होल वर्ड आउट देयर, यहाँ पे पूरे मतलब होल वर्ड्स में से इज इनविजिबल जो कि विजिबल नहीं है, फ्रॉम द नेक्ड आई, नेक्ड आई से जो विजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे जो प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है ना, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, किसी चीज के ओरिजिन को जब हमने डिनोट करना होता है। जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा, मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन है वो दिल्ली है, मैं वहाँ से स्टार्टिंग कर रही हूँ और जा रही हूँ ग्रेटर नोएडा। तो फ्रॉम किसी ओरिजिन के लिए यूज होता है, और तो फ्रॉम के प्लेस करके हम यहाँ पे टू का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेक्ड आई की बात हो रही है, और जब किसी की रेफरेंस में हम बात करते हैं ना, तो हमेशा टू का यूज करता है किसी पर्पज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनविजिबल टू द नेक्ड आईज। तो जो सेगमेंट रहेगा वो सेकंड जो ऑप्शन है वो रहेगा इज विजिबल फ्रॉम है, इसमें ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह पर हम टू का यूज करेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में है हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एंड इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। तो वॉइसेस में क्या रहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर हैड का यूज़ है, तो हैड देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में है। यहाँ पर इज का यूज़ है तो ये इनकरेक्ट रहेगा, हैव का यूज़ है इसको भी एलिमिनेट करेंगे, वॉज भी नहीं, हैड ये वाला देख लेते हैं, हैड द एग्जाम नॉट बीन क्लियर्ड बाय देम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो हैड एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज, हैव या फिर हैड है जो, ये चेंज हो जाता है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बस हैड हो जाएगा, ये सेम स्ट्रक्चर रहता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है। तो देख लेते हैं, हैड द एग्जाम, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सामने आएगा, हैड द एग्जाम नॉट बीन क्लियर्ड, ठीक है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और जो दैट है दे को हम दैम में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। 19th क्वेश्चन है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। देखिए PQRS की फॉर्म में सेंटेंसेस दिए गए हैं, सबको ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेस वे, इसमें हम सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को ढूंढते हैं कि पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेस वे लिंकिंग, यहाँ पे डायरेक्ट टोक्यो से रिलेटेड कि उसने एक्सप्रेस वे लिंक किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैनलैंड। सेकंड में देख लेते हैं दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पहले है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। आर से देख लेते हैं, टोक्यो 2020 was supposed to be a great economic stimulus, replicating the achievement of Tokyo 1964, ठीक है। इट वॉज थैंक टू होस्टिंग दैट ओलंपिक, देखिए यहाँ पे ओलंपिक की बात की गई है, यानी टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ समझ आ रहा है। तो आर जो है इससे एक बार देख लेते हैं, आर से टोक्यो 2020 सपोज टू बी ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस है, कि ये ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस है। स्टिमुलस होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, मतलब डेवलपमेंट के लिए ये उत्तेजित है, ठीक है, स्टिमुलस। रेप्लिकेटिंग द अचीवमेंट ऑफ, जो रेप्लिकेट करता है टोक्यो 1964 को, मतलब उसकी नकल करके, मतलब वैसा ही ये यहाँ पर बनना चाह रहा है टोक्यो 2020 भी, टोक्यो 1964 की रेप्लिकेटिंग करके। इट वॉज थैंक टू होस्टिंग दैट ओलंपिक, ये ओलंपिक होस्ट हुआ इसके लिए धन्यवाद है। दैट जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ फेमस सिंकेन अबाउट बुलेट ट्रेन, कि जापान ने इन्वेस्ट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि फेमस सिंकासेन बुलेट ट्रेन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओलंपिक की बात हुई, फिर उसने कहा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पर थी, टोक्यो की बात हो रही है। इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम पी में देख लेते हैं एक बार, इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेसवे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि ये एक्सप्रेसवे लिंक, इसने एक्सप्रेसवे लिंक किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैनेडा टू द सेंटर में, एंड वाइडन सम ऑफ द सिटीज मेजर आर्टरी, और जो भी सिटीज मेन सिटी है उनकी आर्टरी को वाइडन अप किया, ठीक है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इम्प्रूवमेंट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट द जापानीज इकोनॉमी मिरेकल, इसने जापानीज जो इकोनॉमी है उसमें मिरेकल, चमत्कार लेके आया ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स के लिए, कि पूरे नेक्स्ट कपल अगले आने वाले डिकेड्स में ये एक चमत्कार साबित हुआ, ठीक है। तो पूरा RSPQ से ही ये हमारा एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड है अक्रेंस, क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अक्रेंस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसको सही करेंगे। OCCURR, देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, ए नहीं आएगा, ए के प्लेस पे हम ई का यूज करेंगे। OCCURRENCE, अक्रेंस का मतलब होता है किसी चीज, ये हैपनिंग, घटना कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है भाई, देखिए ये एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड है पूरा पैराग्राफ, एकेडमिक लाइफ के बारे में बता रहे हैं इसमें।
तो देख लेते हैं, एकेडमिक लाइफ हैज़ डैश डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन। कि जो एकेडमिक लाइफ है वो क्या है, हैज़ के साथ देखो, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन में बिकम्स है, नहीं होगा। बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज है, तो ये भी नहीं होगा। बिकम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, बिकमिंग हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जिरंड में हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट रहेगा, क्योंकि हैज़ का यूज है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिकम, ठीक है। एकेडमिक लाइफ हैज़ बिकम, कि जो एकेडमिक लाइफ है वो बन चुकी है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसका रिजल्ट डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन उसकी वजह से हो जाती है। टीनेजर्स आर स्पेशली डैश टू एकेडमिक स्ट्रेस बिकॉज दे गो थ्रू सो मैनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस। जो टीनेजर्स हैं, मतलब टीनेजर्स एज में जो होते हैं, वो स्पेशली क्या करते हैं, स्पेशली स्केयर्ड, डरे हुए रहते हैं। प्रोन टू, किसी प्रोन टू होता है किसी चीज़ से नेचुरली इंक्लिनेशन, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति नेचुरली झुकाव होना, ठीक है। तो इसका यहीं पे प्रोन टू, प्रोन के साथ हमेशा टू का ही यूज होता है। कि जो टीनेजर्स हैं उनका स्पेशली झुकाव रहता है एकेडमिक स्ट्रेस, मतलब वो नेचुरली एकेडमिक स्ट्रेस में आ जाते हैं, बिकॉज दे गो थ्रू सो मैनी पर्सनल, वो गो थ्रू होते हैं पर्सनल और सोशल चेंजेस के साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैश सॉल्यूशंस रिक्वायर अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एकेडमिक स्ट्रेस। इसका रिजल्ट क्या रहता है कि जो डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंटरवेंशन, क्योंकि इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर का जो सॉल्यूशन है उसके लिए इंटरवेंशन का यूज़ किया गया है। कि जो इंटरवेंशन सॉल्यूशन है वो रिक्वायर करते हैं कि हम इसके कोज की जो स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस, इसके कोज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझें, ठीक है, अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट है एग्जाम आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ। कि जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ईगर, मोस्ट क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए हम यूज़ करेंगे मोस्ट क्रूशियल। कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट क्रूशियल है, ठीक है, मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट हैं सबकी लाइफ में। एग्जाम आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन वेदर दे आर स्टूडेंट और अडल्ट्स, बिकॉज ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और सब स्ट्रेसफुल रहते हैं, चाहे वो बड़े हैं या फिर छोटे हैं। एवरीवन वांट टू परफॉर्म वेल एंड नो वन वांट टू फेल, कि सब इसमें पास होना चाहते हैं, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। एज टू अवॉइड डैश इन लाइफ, कि वो उनको फ्यूचर में क्या अवॉइड करना पड़े, एम्बिग्यूटी। देखिए एम्बिग्यूटी का मतलब होता है इन एग्जैक्टनेस, कि कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं है, उसका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट नहीं है। एम्बिग्यूटी होता है द्विअर्थी भी कह सकते हैं, दो स्थितियों में फंसना, ठीक है, कि उनको आगे फ्यूचर में एम्बिग्यूटी का सामना ना करना पड़े, वो अवॉइड करें इस चीज़ को। तो ये पूरा पैराग्राफ एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड था, जिसको हमने अच्छे से समझा है। इस जो सेशन में हमने थर्ड शिफ्ट को एनालाइज किया है बहुत अच्छे से। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, चीज़ों को एनालाइज करिए, सारे जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो उनका क्विक रिवीजन आपको मिलेगा। तो आज की सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई शिफ्ट के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।